अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसाइड में मौजूद फकर मैं खुश आमदीद। डील डन, मौलाना साहब ने हाँ कर दी है जनाब। और ये बात बहुत ही ज्यादा मुबारक इस वजह से है कि वो तमाम एस्पेक्ट्स जिनको इमरान खान साहब अपने लिए बहुत ही ज्यादा फीजिबल समझ रहे थे, या उनका ये अंदाजा था कि जनाब उनके लिए अभी भी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के इम्कानात मौजूद हैं, कल होने वाली मुलाकात और वहां पर तय पाने वाले अमूर ने इमरान खान साहब के लिए उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी बंद कर दिया। और अब हकीकी मानों में इमरान खान की मंजी पीढ़ी ठोकने का और सही तरह ठोकने के अमल का आगाज हो रहा है। नहीं यकीन आता है तो आज सुबह ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिए जाने वाले 2 फैसले और दोपहर के टाइम दियाला जेल रावलपिंडी में इमरान खान साहब की साइफर केस में समाअत का अहवाल ही देख लें, आपके सामने तमाम की तमाम तस्वीर मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगी कि जनाब सिस्टम ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इरादा कर लिया है, तय कर लिया है, फैसला कर लिया है कि इमरान खान की किसी भी सूरत इस सिस्टम में मौजूदा हालात में वापसी का कोई इम्कान नहीं है। और वो तमाम दर्जें जहां से इमरान खान को थोड़ी थोड़ी सपोर्ट मिल रही थी, उन तमाम दर्जों को भी बंद करके इमरान खान को एक ऐसे आयरन कर्टन के पीछे ले जाया जाएगा जहां पर इमरान खान साहब के लिए बहुत ही बड़े सवालात पैदा हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से इमरान खान की तरफ से जो अपीलें दायर की गई थी, उनमें वाज़ेह तौर पर अहकामात ने इस बात को साबित कर दिया है कि जनाब खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि साइफर केस में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की दरखास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया गया है और इसके साथ साथ साइफर केस को रुकवाने के लिए भी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया और कह दिया गया है खान साहब को कि नहीं जनाब, यह काम ऐसे रुकने वाला नहीं है। यह मुल्क और इस मुल्क का दस्तूर, इस मुल्क के कवायद, इस मुल्क का कानून मोम की नाक नहीं है कि आप इसको जहां चाहे मोड़ लेंगे। रियायतें मिली हैं और बेशुमार मिली हैं, लेकिन अब हिसाब का वक्त भी आ गया और इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। खास तौर पर मौजूदा हालात जहां पर खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो तैयार कर लिया गया, वो इमरान खान के लिए इस वक्त बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब है। 25 अक्टूबर को इसी प्लेटफॉर्म से आपके साथ इस खबर को शेयर किया गया था कि इस वक्त एक मुफाहमती फार्मूला है जो तैयार किया जा रहा है और इस वक्त वो मुफाहमती फार्मूला अली मोहम्मद खान साहब, असद कैसर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब ये तैयार करते हुए मुख्तदर हलकों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और उस फार्मूले के जरिए मुख्तदर हलकों को यह पैगाम दिया जा रहा है कि जो कुछ परवेज खटक साहब नहीं कर सके, जो कुछ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं कर सकी, वो हम करने के लिए तैयार हैं। जिस पर मुख्तदर हलकों की तरफ से इस 3 के टोले को भिजवा दिया गया था मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, ये कहते हुए कि मौलाना साहब से बात करें, मौलाना साहब ही आपके लिए कुछ राह अमल को तैयार कर सकते हैं। 25 अक्टूबर को की जाने वाली इस वीडियो का थंबनेल इन अल्फाज में था कि असद कैसर इमरान खान की मौत का परवाना ले आए और मौलाना ने हाँ कर दी। इसका मतलब ये था कि जनाब वो जो मुफाहमती फार्मूला है जिस पर बैक चैनल में बहुत ही ज्यादा तफसील के साथ तबादला ख्याल किया गया, वो बुनियादी तौर पर इस बात के इर्द गिर्द घूम रहा था कि इमरान खान को साइफर केस, 9 मई, तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग, घड़ी चोरी, किसी भी इल्जाम के तहत अब यह बात तो तय है कि इमरान खान ने इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आना और इमरान खान के बगैर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी मैदान में उतरना है। तो ऐसी सूरत में पंजाब के अंदर तो मुस्लिम लीग नून मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए। इलेक्टेबल्स जो हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया इस वक्त भी खाली नजर आ रहा था और परवेज खटक साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, जिसके बारे में परवेज खटक साहब का यह दावा था कि जनाब वो इस माहौल को मुकम्मल तौर पर आगे लेके जा सकते हैं, वो अपना जो जिस तरीके से उन्होंने दावे किए थे वो उन दावों पर अमल दरामद नहीं कर सके थे, तो जिसके नतीजे में ये वाला मुफाहमती फार्मूले पर गौर शुरू हुआ था। अब असद कैसर साहब, अली मोहम्मद खान साहब और बैरिस्टर सैफ साहब, इन तीनों का यह मानना है कि इमरान खान की अदम मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 टुकड़ों में तब्दील हो सकती है। एक टुकड़ा ऐसा होगा जिसकी क़यादत और वो सेंट्रल पंजाब में और बल्कि पंजाब में मौजूद होगा, जिसको लीड करेंगी अलीमा खान या बुशरा बीबी साहिबा, और बाकी जो सूबे हैं वहां पर पीटीआई का कोई जो है ना असर नफूस रह नहीं जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद होगी। हम खैबर पख्तूनख्वा में
बल्ले के निशान पर ही इंतखाब लड़ेंगे, इमरान खान की तस्वीर लगा के इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन इंतखाबात के बाद हमारा जो अलायंस होगा वो JUIF के साथ होगा और हम JUIF के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे। ये वो है डील जिसको तय कर लिया गया है और इसी डील के फाइनल होने के बाद एक तस्वीर जारी की गई जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब की अमामत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, जो मौलाना फजलुर रहमान को हर एक मौके पर जो है वो उनकी तजलील करती रही और उनको आलिम मानने से भी इनकार करते रहे, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी तक की लीडरशिप ने मौलाना फजलुर रहमान को इमाम तस्वुर करते हुए उनके पीछे नमाज अदा की। और ये जो मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान से, पहली मर्तबा ऑफिशियल मुलाकात नहीं है, क्योंकि इससे पहले 2 दिन पहले जिस दिन मैंने ये वीडियो की थी 25 अक्टूबर को, उसी शाम अली मोहम्मद खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की थी और उसकी खबर भी मीडिया के ऊपर जो है वो जारी की गई थी। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि इस दौरान इमरान खान को लूप में लेने की कोशिश नहीं की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, जिसमें असद कैसर साहब, अली मोहम्मद खान साहब शामिल हैं, इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं की कि इस वक्त जो वो मुफाहमती फार्मूला लेके चल रहे हैं इसमें इमरान खान की कॉन्सेंट शामिल है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस सारे प्रोसेस में इमरान खान को ही माइनस करना था, लिहाजा इमरान खान की कॉन्सेंट की क्या जरूरत है। यह बात तो तय हो गई कि इस वक्त इमरान खान साहब 5 साल के लिए नाअहल है तोशाखाना केस में, ऑल्दो के वहां पर इमरान खान की सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि इमरान खान अगले इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। साइफर जो इस वक्त जिसकी समाज, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं नमाज जुमा से कब, उस वक्त भी साइफर के केस की समात अडयाला जेल में जारी थी और जिस स्पीड से ये कार्रवाई जारी है, इस बात के भी इम्कानात हैं कि जनाब 10 से 15 नवंबर के दरमियान साइफर केस का फैसला भी हो जाएगा और यहां पर भी इमरान खान साहब को कम से कम 10 साल की कैद की सजा मिलेगी। ना सिर्फ कैद की सजा मिलेगी बल्कि इमरान खान साहब इस केस में भी जो है वो नाअहल करार पाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगला सीन इमरान खान के बगैर है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर यह सोच डेवलप हो रही थी कि माइनस इमरान खान के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि इमरान खान की अदम मौजूदगी में क्या लीडरशिप बुशरा बीबी के हवाले कर दी जाएगी। असद कैसर साहब एक मौके पर इस बात के बहुत बड़े एडवोकेट थे कि बुशरा बीबी को इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत करनी चाहिए और वो इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर इजहार ख्याल कर चुके हुए हैं, भरी मीटिंग्स के अंदर भी और नेशनल मीडिया के ऊपर भी। लेकिन अब चूंकि सूरत हाल बदल गई है, बुशरा बीबी के हवाले से भी ज़मीन तत्ती हो गई है, गर्म हो गई है। 28 अक्टूबर यानी कल बुशरा बीबी के 28 अक्टूबर को बुशरा बीबी के हवाले से भी एक अहम मुकदमा है गैर शरई निकाह का, और वहां पर भी खावर फरीद मनिका साहब की तलबी के हवाले से जो है जज साहब खुद इस बात का इरादा कर चुके हैं कि जनाब खावर फरीद मनिका को ही बुला के पूछ लेते हैं कि जनाब आपने बुशरा बीबी को तलाक कब दी। इसका मतलब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जो कि शरई असूलों पर बहुत ही ज्यादा कारबंद रहते हैं, उनके नजदीक बुशरा बीबी के इस गैर शरई फेल को डिफेंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। लिहाजा बुशरा बीबी के ऑप्शन के ऊपर जो है खुद हालात ने असद कैसर को मजबूर कर दिया कि वो इस ऑप्शन को बिल्कुल ही ऑब्सलीट कर दें, इसको खारिज कर दें। जहां तक अलीमा खान की बात है, अलीमा खान बिलाशुबा इस वक्त पंजाब में ऑफिशियली इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोस्पेक्ट के एतबार से, और वो मुख्तलिफ हाई प्रोफाइल मुलाकातों में, हाई प्रोफाइल मीटिंग्स के अंदर, जूम मीटिंग्स के जरिए इमरान खान के मैसेजेस को मीडिया के ऊपर भी ला रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जगह बनाते हुए बुशरा बीबी फैक्टर को काउंटर करती चली जा रही हैं। और आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब बुशरा बीबी साहिबा के साथ जर्नलिस्टों का इंटरेक्शन हुआ तो उसमें भी बुशरा बीबी साहिबा ने एक मरतबा फिर आरिफ अलवी से इजहार ला ताल्लुकी किया, ऑफिशियली इजहार ला ताल्लुकी किया, और उन्होंने अपने जो बहनोई हैं जनाब हफीजुल्लाह नियाजी साहब, उनकी आरिफ अलवी की मुलाकात को भी इंडोर्स नहीं किया। उन्होंने कहा जनाब इस मुलाकात का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम इस मुलाकात के वो नापसंद करते हैं और इस मुलाकात के नताइज को भी तस्लीम नहीं करते। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हफीजुल्लाह नियाजी साहब उससे भी दूरी, और वो तो ऑफिशियली उनकी जो है वो नहीं एक दूसरे के साथ 10 साल से स्पीकिंग टर्म्स नहीं है, लिहाजा वो तो उनको तो वो ओन ही नहीं करते।
لیکن صدر عارف علوی کو بھی وہ اون نہیں کرتے۔ اب یہ جو سب کچھ بیک گراؤنڈ پہ چیزیں چل رہی تھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ علیمہ خان فیکٹر اور بشرا بی بی فیکٹر کی موجودگی میں اسد قیصر صاحب خیبر پختونخوا میں عمران خان کے یعنی پرو عمران خان ووٹ کو کیپٹلائز نہیں کر سکتے تھے۔ اب سیاست کے اندر بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آپ کس حد تک سچویشن کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ عمران خان کو اس بات کا میرا خیال ہے بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ نواز شریف کا ملک سے باہر جانا اور باہر رہتے ہوئے یہاں پر کی سیاست میں اپنے اثر و نفوذ کو برقرار رکھنا بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا تھا، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو ہے نواز شریف نے جیل کی صعوبتوں سے نجات بھی حاصل کی، سیاست کے اندر اپنا رول بھی پلے کیا، اور جب اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی عمران خان کی گورنمنٹ کے درمیان اب تناؤ آ گیا ہے، تو اس سچویشن کو انہوں نے اپنی سیاست سے بہت اچھے طریقے سے ہینڈل بھی کر لیا، اور اس وقت وہ ایک فاتح سیاستدان کے طور پر پاکستان میں موجود ہے اور عمران خان کو چیلنج کرتے ہوئے ان کے لیے مشکلات کا سبب بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سیکھ ہے عمران خان صاحب کے لیے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسی پیٹرن کو اب دوبارہ ایک ریورس اینگل کے ذریعے ہمیں دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی اس لیڈرشپ کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ انٹریکشن اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کے جو معاملات کے طے ہونے کے امکانات ہیں اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو تین لوگ ہیں ان کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف میں یہ رائے موجود ہے کہ یہ معتدل لوگ ہیں۔ بیرسٹر صاحب ہمیشہ سے ہی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے رہے ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم میں موجود ہوں، چاہے وہ پرویز مشرف کے مارشل لاء میں موجود ہیں، چاہے وہ پرویز مشرف کی پاکستان مسلم لیگ میں موجود ہوں، یا اس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہوں۔ جہاں بھی رہے ہوں بیرسٹر صاحب وہ اپنے اصل مالکوں کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں، سیاست کے ساتھ ان کا کوئی دور دور سے تک کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اسی تعلق کی وجہ سے وہ مختلف جماعتوں میں اہم عہدے بھی پاتے ہیں اور ہر دور میں وہ حکومت میں موجود رہتے ہیں۔ ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر ہم نے کسی بھی لیول کے اوپر مکمل طور پر محاذرائی کی کیفیت کو برقرار رکھا تو اگلے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کسی بھی صورت سیاسی میدان میں اترنا یا سیاسی میدان میں کھڑے رہنا ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کے لیے مایوسی کا ایک ایسا ماحول بن جائے گا جہاں سے وہ باہر نکل کر پولنگ سٹیشن تک جا کر اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے سے ہی کترائیں گے، یہ سوچتے ہوئے کہ جناب ووٹ پانڈا کی فائدہ جتنا تو نواز شریف نے ہے، اور اسی کیفیت کے نتیجے میں جو حالات ہیں وہ بدل جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو پولیٹیکل موو ہے، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ اسٹیبلشمنٹ اور اس تین کے ٹولے کے درمیان بڑی ہی کیلکولیٹڈ موو ہے۔ اس کے نتیجے میں عمران خان کے مائنس ہونے، پاکستان تحریک انصاف میں معتدل لیڈرشپ کو ابھارنے، علی محمد خان جیسے لوگوں کو مزید سامنے لے کے آنے اور مراد سعید جیسی شخصیات کو بالکل کاؤنٹر کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہے، اور اس کا ریپلیکا ہم بہت جلد پنجاب میں بھی دیکھیں گے، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی اور سرکردہ شخصیات، معتدل شخصیات بالکل ایسے ہی رویے کا اظہار کرتے ہوئے عمران خان کے اوپر دباؤ بڑھائیں گے کہ وہ جو ہے بالکل علیحدگی اختیار کریں اور اپنے پارٹی عہدے سے چھوڑیں۔ اس بات پر بھی کسی نہ کسی لیول کے اوپر بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے، بات میں آپ کو اگلے ایک ویلاگ میں ذرا ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ بہت ہی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر بھی جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک درخواست پینڈنگ ہے، اور نومبر کے لاسٹ ویک تک اس درخواست کے اوپر عمل درآمد کرنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کو دو امپورٹنٹ کام کرنے ہیں، اور اس کے بعد ہی پاکستان تحریک انصاف اپنی پارٹی رجسٹریشن کو برقرار رکھ سکے گی، اور امکانات یہ پائے جاتے ہیں کہ یہ جو معتدل لیڈرشپ اس وقت خیبر پختونخوا اور پنجاب اور سندھ کے اندر ابھر رہی ہے، وہی معتدل لیڈرشپ اس مرحلے سے باہر نکالتے ہوئے عمران خان کو باعزت ایگزٹ دے گی، جس کے نتیجے میں تحریک انصاف کو سیاسی میدان میں کھڑا رہنے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو بھی ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کسی طرح کا ریلیف دینے کی کوشش کرے گی، کیونکہ جب سیاست سے الگ ہو جائیں گے، اپنے مقدمات کے نتیجے میں جیل کے اندر خاموشی سے بیٹھے رہیں گے اور اس دوران انتخابات ہو جائیں گے، تو پھر عمران خان کے لیے بھی کچھ ونڈو آف اپرچونٹی نکلے گی، جس کے نتیجے میں ان کو ان کے بیٹوں کے پاس
لندن بھجوانے کے امکانات پیدا ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ یہی وہ ڈیل ہے جس کو مولانا صاحب کے ساتھ ڈن کیا گیا ہے۔ مولانا صاحب نے ہاں کر دی ہے، اور مولانا صاحب اس تمام سچویشن پر بہت جلد نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔